ओके, सो स्टार्टिंग विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हमने प्रीवियस क्लास में जो है वो थोड़ा थोड़ा ओवरलुक देखा था इसका। अब हम डिटेल में देखते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जीन जिसके हमें बहुत सारी कॉपीज चाहिए हो, जिसका हमें क्लोन करना है या जिससे रिलेटेड हमें प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन का जीन हो गया। ठीक है, तो वो जीन जिसकी हमें कॉपीज बनानी है, जिस जीन को हमें क्लोन करना है या जिस जीन को हमें एक्सप्रेस करवाना है या जिसकी प्रोटीन हमें चाहिए, उस जीन को हम क्या कहते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो जीन नीडेड टू बी एक्सप्रेस्ड और क्लोन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे एक जीन की बहुत सारी कॉपीज चाहिए। अज्यूम करो ये एक जीन है, इसकी मुझे बहुत सारी कॉपीज चाहिए। ठीक है, तो या कॉपीज चाहिए या कॉपीज के साथ साथ मुझे इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट चाहिए। अज्यूम करो ये इंसुलिन का जीन है। ठीक है, इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन बना रहा है ये। तो इंसुलिन का जीन है, तो इसकी बहुत सारी कॉपीज भी चाहिए और साथ में इसका इससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है यानी कि इंसुलिन है वो भी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या करूंगा, इसकी क्लोनिंग के साथ साथ इसकी एक्सप्रेशन भी करवाऊंगा। ठीक है, तो वो जीन जिसकी हमें बहुत सारी कॉपीज चाहिए होती हैं उसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसकी हमें बहुत सारी कॉपीज चाहिए होती हैं या बहुत सारे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, तो उस जीन को हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के कितने तरीके हैं? मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि 3-4 तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से ले सकते हैं। ऑर्गेनिज्म की बॉडी में से अपने सेल लिया। आपको पता है हमारे पास हर एक सेल में हमारे पास हमारा डीएनए होता है, और हमारा डीएनए जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर 37.2 ट्रिलियन जो सेल्स है ना, सबके अंदर जो डीएनए है ना, सबके अंदर सेम एक जैसा डीएनए। ठीक है, देन आंसर ये अराइज होता है कि 37.2 ट्रिलियन सेल्स ऑन एवरेज ह्यूमन बॉडी में जो होते हैं उनमें सेम डीएनए है। तो देन व्हाई सब सेल बिहेव डिफरेंटली क्यों करते हैं? एक न्यूरोनल सेल वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एक नेफ्रॉन का सेल है तो वो फिल्ट्रेशन में काम करता है। एक अल्वियोलाई है तो वो गैसियस एक्सचेंज में काम करता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? या बीटा सेल है पेंक्रियाज का तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। व्हाई? हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने ये वाला रीजन आप लोगों को पहले बताया था। वालेकुम अस्सलाम महक, वेलकम। यस, अगर पूरा डीएनए सेम है तो फिर सेल डिफरेंटली क्यों बिहेव करते हैं? वह एक न्यूरॉन है और एक बीटा सेल पेंक्रियाज का बीटा सेल है। वो बीटा सेल नर्व इम्पल्स क्यों नहीं कंडक्ट करता, या हमारे न्यूरॉन इंसुलिन क्यों नहीं प्रोड्यूस करता, ऑल दो उसके अंदर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन फीड होती है। इनएक्टिव होते हैं, यस, जीन की एक्सप्रेशन नहीं होती कुछ जीन। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीन साइलेंसिंग। ओके, तो जो ब्रेन में फॉर एग्जांपल न्यूरॉन है, तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है। तो उससे रिलेटेड जो चीज चाहिए होगी वो उसी को एक्सप्रेस कराएगा, उसी से रिलेटेड प्रोटीन बनेगी। ठीक है, जबकि हमारे पास बीटा सेल है पेंक्रियाज का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, वो उसका काम है इंसुलिन बनाना। ब्रेन के सेल का काम नहीं है इंसुलिन बनाना। तो ब्रेन के सेल में जो इंसुलिन का हार्मोन होगा, इंसुलिन का जीन होगा, वो शट अप होगा, शट अप, बिल्कुल शट अप। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड जीन साइलेंसिंग। जीन साइलेंट रहता है, इनएक्टिव रहता है। ठीक है, ओके। तो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हम जीन ले सकते हैं। उसका कोई सा भी सेल लिया, कोई से सेल में से हमने डीएनए निकाला, डीएनए। ठीक है, और उस डीएनए में से हमें अज्यूम करो ये छोटा सा फ्रेगमेंट चाहिए, छोटा सा जीन चाहिए। ठीक है, ये छोटा सा जीन चाहिए, तो इस छोटे से जीन को मैं निकाल के ले लूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे इंसुलिन बनानी है तो मैंने इंसुलिन का जीन निकाल लिया। कैसे निकालूंगा? तो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर सीजर्स और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू। दूसरे नंबर पे हम डीएनए को डायरेक्टली सिंथेसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें इंसुलिन की जीन की सीक्वेंस पता है, हमें इंसुलिन की जीन की सीक्वेंस पता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल उसकी सीक्वेंस है ए टी जी सी सी टी ए। ठीक है, 5 प्राइम और इधर से 3 प्राइम। मैं फॉर एग्जांपल ये एग्जैक्टली ये सीक्वेंस तो नहीं होती, लेकिन इस तरह मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मुझे सीक्वेंस पता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ जीन सीक्वेंसिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग। वो जीनोम सीक्वेंसिंग करके रखते हैं हर एक जीन की। ठीक है, इनफैक्ट पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, तो उन्हें पता है कि कौन सा जीन की सीक्वेंसिंग क्या है। और देयर आर लाइक ऑनलाइन बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर जो है वो जीन सीक्वेंसिंग मिल रही होती है, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती, डेफिनेटली पे करना पड़ता है उसके लिए।
तो ये जीन सीक्वेंसिंग हमें अवेलेबल होती है। तो फॉर एग्जांपल यस जस्ट अज्यूम करो कि ये जीन सीक्वेंसिंग ये है, तो इस जीन सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग ना आप क्या करोगे, आपके पास एक मशीन होती है, दिस इज कॉल्ड डीएनए सिंथेसाइजर मशीन। तो डीएनए सिंथेसाइजर में क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन फीड कर देते हैं, अकॉर्डिंगली उसको न्यूक्लियोटाइड दे देते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, तीनों चारों टाइप के न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन वाले, थायमीन वाले, ग्वानिन वाले, साइटोसिन वाले, यूरेसिल वाले, मतलब सॉरी यूरेसिल वाले तो नहीं, डीएनए बन रहा है तो एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये सारे के सारे चारों न्यूक्लियोटाइड दे देंगे, और वो डीएनए सिंथेसाइजर मशीन हमें उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डीएनए सिंथेसाइज करके दे देगा, यानी जीन सिंथेसाइज करके दे देगा जो हमें चाहिए। तो दूसरा तरीका ये है जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने का। दिस इज अ लिटिल एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये यूजुअली नहीं होता, लेकिन ये उस केस में हो सकता है जब कोई स्पीशीज बिल्कुल एंडेंजर्ड है, उसका डीएनए हमें मिल ही नहीं रहा, ठीक है, तो हमें सीक्वेंसिंग पता है, पहले से करके रखी हुई है, ठीक है, तो हमने सीक्वेंसिंग करके पहले से रखी हुई है, और फिर उसके बाद हमने जो है वो डीएनए, हमें अब डीएनए नहीं मिल रहा, मान लो वो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट होने के बाद खत्म हो गए दुनिया से, तो हमें हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हम डीएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम डीएनए सिंथेसाइज कर सकते हैं, और देन हम अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी बारे में पढ़ सकते हैं। तीसरा तरीका होता है फ्रॉम एमआरएनए, ये टोपी वाला कौन है भाई, वेलकम, जो भी है, ओके। तीसरा तरीका है फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, हमें पता है हर एक जीन का मैसेंजर आरएनए होता है, अज्यूम करो ये इंसुलिन का जीन है, तो इंसुलिन का जीन का मैसेंजर आरएनए होगा, डेफिनेटली होगा। पराठे वाला नदीम, ये कौन कौन आ रहा है भाई, वेलकम। तो हमें पता है हर एक जीन का एमआरएनए होता है, राइट, हर एक जीन का मैसेंजर आरएनए होता है, ये बात हमें पता है, और ये बात भी हमें पता है सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, तो यानी कि डीएनए यानी कि जो हमारे पास इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन का जीन है ये, इससे हमारे पास एमआरएनए है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज इंसुलिन जीन, ये इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन के जीन से हमारे पास क्या है, यस, एमआरएनए बना होगा, राइट, वालेकुम अस्सलाम आसरा, वेलकम, ये एमआरएनए है, ठीक हो गया। अब एमआरएनए बना है मेरे पास, तो आप लोगों को पता है एमआरएनए, एमआरएनए को दोबारा हम डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं, दिस इज डीएनए फ्रेगमेंट, और ये डीएनए पार्ट क्या है, ये वो जीन है जो इंसुलिन बना रहा है, लेट्स सपोज, ठीक है, दिस इज डीएनए। वालेकुम अस्सलाम, शाबाश, ये कौन कौन आ रहा है भाई, आइसक्रीम वाला मुफ्ता, पराठे वाला नदीम, वालेकुम अस्सलाम अक्सा, वेलकम, ओके। मुझे क्लास में कोई यहाँ पे वो नहीं चाहिए, ठीक है, जस्ट लेक्चर पे फोकस करें, ओके, नो फालतू की चीजें, ठीक हो गया। असरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, टाइम नहीं है अब, ठीक है। सो मैसेंजर आरएनए है, मैसेंजर आरएनए से आपको पता है दोबारा से आरएनए बन सकते हैं, दोबारा से डीएनए बन सकता है, ठीक है, तो इस आरएनए से, मैसेंजर आरएनए से हम इसको दोबारा डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इससे भी हमें जीन जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो मिल सकता है। जी दिस इज न्यू चैप्टर, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, ओके। तो न्यू जीन जब हमारे पास मिलेगा, तो इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ये टोपी वाले जितने भी है ना अपने जो अलग नाम से आए हैं, प्लीज क्लास में कोई मिसहैप ना करें यहाँ पे, ठीक है, लेक्चर पे फोकस करें, एंड पे बताऊंगा ये लेक्चर कहाँ पे मिलेंगे। तो मैसेंजर आरएनए हमारे पास है, मैसेंजर आरएनए से दोबारा डीएनए बनना, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आरएनए से दोबारा डीएनए बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, यस हरी, अब मैंने ये पहला बताया था आप लोगों को, 18 पार्टिसिपेंट्स है, रिवर्स, वेरी गुड मैजमीन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनता है तो दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से दोबारा डीएनए बनना, दिस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम क्या होगा, एंजाइम का नाम क्या होगा, यस एंजाइम का नाम क्या होगा, एंजाइम का नाम क्या होगा, एनीवन, नॉट ट्रांसक्रिप्टेज, इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स 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 ट्रांसक्रिप्टेज होगा, वेरी गुड, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और दूसरी जबान में इसका क्या होगा नाम, आरएनए को देख के ये डीएनए बना रहे हैं तो इसका नाम होगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक। तो ये तीन तरीके हैं हमारे पास जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के, ठीक हो गया। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने ले लिया, इसके बाद क्या करना है,
यस हानिया, कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ओके, सो हमारे पास देखें जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के तीनों तरीके क्लियर है सब लोगों को। एमआरएनए फ्रॉम डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से यानी सेल से, डीएनए सिंथेसाइजर से, और फ्रॉम मैसेंजर आरएनए से। अच्छा एक चीज, मैसेंजर आरएनए से जो डीएनए बनता है ना उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीडीएनए। सीडीएनए क्या कहते हैं? सीडीएनए। सीडीएनए स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है। मैसेंजर आरएनए से जब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का यूज करके हम डीएनए बनाएंगे, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, एम आई स्लाइड विजिबल है आप लोगों को? सब लोगों को स्लाइड विजिबल है? ओके ओके, दैट्स गुड। उसके बाद मॉलिक्यूलर सीजर्स, स्लाइड विजिबल नहीं है? यस, किसको स्लाइड विजिबल नहीं है? ओके, स्लाइड विजिबल है सब लोगों को? ओके ओके, सो हमारे पास पहला वाला पार्ट हो गया कंफर्म। पहला वाला पार्ट हो गया। ओके, अच्छा जिसको प्रॉब्लम हो रहा है ना, जिसके कमेंट आ रहे हैं दोबारा से ऊपर स्लाइड के ऊपर, कुछ के लोगों के आ रहे होंगे शायद, तो वो लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, सही हो जाएगा। लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करें, सही हो जाएगा। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने देख लिया। इसके बाद है हमारे पास मॉलिक्यूलर सीजर्स। ठीक है, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा वो जीन है जिसके ऊपर काम हो रहा होगा। मॉलिक्यूलर सीजर्स या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस, ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। ये देखें फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास डीएनए है, पूरा डीएनए देखें, फॉरेन डीएनए। अब इस डीएनए को हम ना क्या करते हैं, इस डीएनए में देखो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है, ठीक है, और हमारा एक्स्ट्रा डीएनए भी है। एक्स्ट्रा डीएनए आप लोगों को नजर आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके। तो इसको जब हम मॉलिक्यूलर रिस्ट्रिक्शन एंड मॉलिक्यूलर सीजर्स के साथ ट्रीट करते हैं ना, ये इसको कट करके ऐसा कर देते हैं और हमारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हमें दे देते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर सीजर्स को हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस भी कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं, और मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। बेटा बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी। ये देखें रिस्ट्रिक्शन मॉलिक्यूलर सीजर्स, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। तो अज्यूम करो मेरे पास ये है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस यानी मॉलिक्यूलर सीजर्स के साथ ट्रीट करूंगा। मॉलिक्यूलर सीजर्स आर, दीज आर द एंजाइम्स जो कि डीएनए को स्पेसिफिकली कट करते हैं। और ये जो एंजाइम हैं ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। बैक्टीरिया से साइंटिस्ट ने इसको आइसोलेट किया है और अपने रिसर्च पर्पसेस के लिए और अपने फायदे के लिए बायोटेक्नोलॉजीज में यूज किया है। बेटा एंडोन्यूक्लियस वो होता है जो डीएनए को बीच में से काटता है। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस वो होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ डीएनए मॉलिक्यूल, एंडोन्यूक्लियस बीच में से कट लगाएगा। ठीक है, और जो एक्सोन्यूक्लियस है ना, वो टर्मिनल में से एक एक न्यूक्लियोटाइड हटा जाएगा, एक एक न्यूक्लियोटाइड हटाता जाएगा, ऐसे सीक्वेंस वाइज। ठीक है, आप लोगों ने देखे होंगे ना, जब शादी में जाते हैं तो कुछ लोग जैसे ही खाना लगता है तो एकदम टूट पड़ते हैं, प्लेट के बीच में से भी उठा के खा रहे हैं, मतलब हर जगह से अगड़म दगड़म ही बुड़ुब। ठीक है, लेकिन कुछ लोग तमीज से आहिस्ता से साइड से अपनी अपनी साइड से खाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके। तो जो तमीज वाले लोग हैं ना वो एक्सोन्यूक्लियस हैं, और वो जो बदतमीज लोग हैं जो प्लेट के सेंटर में से इधर उधर कहीं से भी खा लेते हैं, तो वो एंडोन्यूक्लियस हैं। ठीक है, नहीं हम नहीं खाएंगे पराठा। ओके, सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़े। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये देखें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट लगाते हैं, इस तरह से दो एंड्स डेवलप होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्टिकी एंड्स बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन, नाम देखो रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है?
देखो ये वाले जो हमारे पास जो लिए गए हैं ना, ये बैक्टीरिया से लिए गए हैं, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करना, ओके। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते थे पता है, ये बैक्टीरिया के ना नॉर्मल इम्यूनिटी में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास तो डब्ल्यूबीसी सेल्स होते हैं ना, जो पैथोजेंस को वो करते हैं। लेकिन कई बार बैक्टीरिया के पास, इकोआर 1 बता रहा हूँ, कई बार बैक्टीरिया के ऊपर ना बैक्टीरियोफेज वायरसेस अटैक करते थे, बैक्टीरियोफेज वायरसेस, ठीक है। तो बैक्टीरिया फिर क्या करता था, उसके पास कोई चारा नहीं होता था, उनका जो डीएनए आता था ना, तो उस डीएनए को ना वो चॉप अप करने के लिए फिर अपने अंदर एंजाइम बना लेते थे। अब उस डीएनए को खत्म कर देते एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो जो वायरस की वो थी वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती थी, मतलब खत्म हो जाता था। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। गॉट इट उजाला मुस्तफा हकरो, ओके। अच्छा एक चीज, ये इको आर वन, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना इको आर वन, तो इको आर वन एक एंजाइम का नाम है। ये इकोलाई से आइसोलेट किया जाता है, इकोलाई से, बैक्टीरिया इकोलाई से। तो इको आर वन ये एक एक एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सीजर या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, ठीक है। इस तरह से मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था, बहुत सारे होते हैं। और ये जब तो काटते हैं ना जीन ऑफ इंटरेस्ट को, तो ये इस तरह से स्टिकी एंड्स डेवलप होते हैं इसके अंदर। स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इसके साथ ये सीक्वेंस दोबारा से जुड़ सकती है, तो इसलिए ये चिपकने वाले होते हैं, स्टिकी होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं स्टिकी एंड्स, ठीक है। आगे एग्जांपल हैं बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, उनकी क्लीवेज साइट की और दूसरा क्लीवेज प्रोडक्ट की। ये जो सीक्वेंस होती है ना, अब ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि हर जगह डीएनए को काटते फिरेंगे, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आती है, जैसे ओआरआई होती है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो सीक्वेंस होती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे भी एक स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, रिस्ट्रिक्शन साइट, ठीक है। अज्यूम करो इतना बड़ा डीएनए है और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन साइट है, तो ये इको आर वन यहाँ से ही कट करेगा इसको, ये इसको यहाँ से ही कट करेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ बीच में से आके फालतू में कट कर दे, ठीक है। स्पेसिफिक जगह होती है, ओके। उजाला पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसमें ना, फॉर एग्जांपल ऊपर वाले स्टैंड में जैसे ए टी टी, ठीक है, और हमारे पास ए लेट से ऐसा है, और टी जैसे लेट से, ठीक है। अब ये ऊपर वाला स्टैंड ऐसे जा रहा है ना सीधा, अब ऑपोजिट में यही सीक्वेंस ऐसे ही होगी। अब देखो नीचे ए टी, ठीक है, और टी की जगह पे क्या होगा, ए एंड यहाँ पे टी, ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो होती है कि ऊपर वाली साइड से पूरी सीक्वेंस सेम और इधर से रिपीट हो रही हो, वो ऐसी सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज, ओके हानिया, यहाँ पे देखो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। यहाँ देखो क्या है, A A T T C, और यहाँ देखो उल्टा करके A A T T C, तो दिस इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, गॉट इट उजाला। ये देखो A A T T C, ठीक है। और यहाँ से देखो T T A A T, ठीक है। तो ऊपर से ऐसे सीक्वेंस और नीचे से ऐसे, तो ऐसी सीक्वेंस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, गॉट इट। आगे बढ़ते हैं भाई हम, ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, देयर आर टन्स ऑफ डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाउ अवेलेबल, जो कि हम अपने डिफरेंट डिफरेंट बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे चलें, थर्ड चीज है मॉलिक्यूलर वेक्टर और कैरियर। मॉलिक्यूलर वेक्टर और कैरियर क्या होते हैं भाई, वो चीज जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिसके अंदर जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो प्लाज्मिड था, इस प्लाज्मिड में हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ये देखिए जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें आ गया, ठीक है। और ये फिर जाएगा बैक्टीरिया के अंदर, तो वो चीज जो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को बैक्टीरियल सिस्टम के अंदर लेके जाएगा, उसे हम मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर कहते हैं। मेजॉरिटी केसेस में जो ये वेक्टर होता है वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड होता है, ठीक है। इसको हम टेक्निकली PBR322 का नाम देते हैं,
ठीक है। ओके, देन इसके बाद हमारे पास है मॉलिक्यूलर ग्लू। तो मॉलिक्यूलर ग्लू का बात हम देखते हैं, लेकिन अब हम जरा पूरा का पूरा डिटेल में जरा ये प्रोसेस जरा डिस्कस करते हैं। ओके भाई, सो सबसे पहले भाई हमारे पास क्या है, यस अज्यूम करो हमें ना बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके हमें इंसुलिन बनाना है। ठीक है, इंसुलिन बनाना है लेट्स सपोज। तो हम कैसे बनाएंगे, तो अब पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के ऊपर जरा आए, पूरा सर जरा डिटेल में देखते हैं कि कैसे बनाएंगे और कैसे होगा ये सारा का सारा प्रोसेस। मैंने 2 बार ये चीजें रिपीट की हैं आप लोगों को, इससे पहले वाली क्लास में भी यही पढ़ाया था और इस वाली क्लास में भी मैं यही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ये रहा हमारा ह्यूमन सेल। सबसे पहला स्टेप ये हमें क्या लेना है, हमें लेना है, हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ह्यूमन सेल लूंगा और मुझे लेट से इंसुलिन बनानी है डायबिटिक पेशेंट के लिए। ठीक है, इंसुलिन को हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बना सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो इस इंसुलिन को मैं लूंगा कहाँ से, यस पहले सबसे मैं एक ह्यूमन सेल लूंगा। उस ह्यूमन सेल को मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शनेशन करूंगा उसकी। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रैक्शनेशन। ठीक है, उसके फ्रैक्शंस बनाऊंगा, तोड़ूंगा उसको। ठीक है, उसके बाद उसका डीएनए को सेपरेट करूंगा। अब डीएनए को सेपरेट कर दिया, मान लो मैंने डीएनए को अलग कर दिया। ठीक है, अब डीएनए इतना बड़ा है, अब उसमें हमें पता है एक डीएनए के अंदर 20 से 30,000 जीन होते हैं, लेकिन हमें तो कौन सा जीन चाहिए, हमें तो जीन चाहिए, जीन इंसुलिन वाला जीन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यस मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट लेने के लिए यहाँ क्या करूंगा बताएं, मैंने आप लोगों को अभी भी जस्ट बताया कि हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये पूरा इतना बड़ा डीएनए है मेरे पास, ये इतना बड़ा डीएनए है, इसमें से मुझे सिर्फ एक छोटा सा पीस चाहिए, सिर्फ इंसुलिन का जीन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 20-30,000 जीन में से मुझे सिर्फ इंसुलिन का जीन चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, यस बताएं, यस एनीवन। ओके यस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यूज करूंगा, वेरी गुड। मैंने क्या किया, मैंने सेल लिया ह्यूमन सेल, मैंने उसकी फ्रैक्शनेशन की। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो मैंने इसकी फ्रैक्शनेशन की और फ्रैक्शनेशन के बाद मैंने क्या किया, मैंने डीएनए को निकाला और डीएनए को मैंने फिर क्या किया, अज्यूम करो मेरे पास यहाँ पे डीएनए है, इस डीएनए को मैं क्या करूंगा, ये सेल से मैंने डीएनए निकाला और इस डीएनए को मैं क्या करूंगा, इस डीएनए को मैं किसके साथ ट्रीट करूंगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। लेट्स सपोज हम इको R1 के साथ ट्रीट करते हैं इसको, इको R1, इको R1 के साथ। ठीक है, इको R1 के साथ ट्रीट किया। अब इको R1 क्या करेगा, उसमें से हमारे मतलब का इंसुलिन का जीन निकाल देगा, बाकी के डीएनए को अलग कर देगा। तो हमारे मतलब का जीन इसने निकाल दिया और उसमें वो स्टिकी एंड्स भी डेवलप कर दी। देखो आपको नजर आ रहे हैं स्टिकी एंड्स, देखो इंसुलिन का जीन आप लोगों को ऐसे करके नजर आ रहा होगा। तो ये जो टर्मिनल पे ये जो एंड्स है ना, दीज आर स्टिकी एंड्स। ठीक है, तो स्टिकी एंड्स भी प्रोड्यूस करके दे दिए। ठीक है, यहाँ तक इसका काम हो गया ऊपर से। अब ऊपर से इको R1 ने ये काम कर लिया। अब यहाँ पे इस बात को होल्ड ऑन करने, हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया यहाँ तक। ठीक है, कैसे लिया, यू नो गाइस। इसके बाद मैंने क्या किया, बैक्टीरिया लिया। बैक्टीरिया में नॉर्मल जो क्रोमोसोम है उसको मैंने नहीं छेड़ना, मैंने बैक्टीरिया का जो दूसरा प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड लेना है। प्लाज्मिड कैसे लूंगा मैं, तो प्लाज्मिड लेने के बहुत सारे तरीके हैं। बैक्टीरिया सेल की फ्रैक्शनेशन की, बैक्टीरियल सेल्स की फ्रैक्शनेशन करने के बाद एक पर्टिकुलर स्पीड के ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन जब करेंगे ना, हमारे पास प्लाज्मिड आ जाएगा। ठीक है, प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को हमने क्या करना है, इस प्लाज्मिड को हमें उस सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ ट्रीट करना है जिसको हमने ऊपर, जिससे हमने वो लिया था। ठीक है, तो ऊपर हमने कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया था, इको R1, तो यहाँ पे भी इको R1 लेंगे हम। वही इसलिए कि वो सेम जो हमारे स्टिकी एंड्स होंगे ना ऊपर यहाँ पे, कोई दूसरे एंजाइम यूज करेंगे तो वो कोई और टाइप की स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा, तो वो और टाइप की स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करेगा तो फिर वो जुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो इको R1 हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है और ये इस प्लाज्मिड को क्या करेगा, अब इस प्लाज्मिड को भी ये कट लगाएगा। अब जैसे ही इसको कट लगाएगा तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ प्लाज्मिड भी टूट जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को प्लाज्मिड जब टूटेगा तो। ये देखें, ये देखें आप लोगों को यहाँ पे देखें, ये देखें
इसको हमने लिया, इसने हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, इसके देखो स्टिकी एंड्स आ गए, ठीक है। इसको हमने ट्रीट किया किसके साथ, इको R1 के साथ, तो ये देखो बीच में से पीस हट गया ये, और देखो ये एंड स्टिकी एंड्स बन गए, प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो प्लाज्मिड के अंदर भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए, और हमारे इंसुलिन वाला जो है उसके अंदर भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। ये प्लाज्मिड आधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ऊपर ह्यूमन सेल वाले से हमने लिया और नीचे से ये किया, ये चीज क्लियर है सब लोगों को? आगे बढ़ूं मैं? ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब इस इंसुलिन को और इंसुलिन वाले जीन को और इन प्लाज्मिड को दोनों को एक साथ रख दूंगा मैं, और इनको एक एंजाइम लगा दूंगा यहाँ पे, जिसे हम डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए लाइगेज एंजाइम कहते हैं। ये इसी को हमने मॉलिक्यूलर सीजर का नाम दिया था, मॉलिक्यूलर नॉट सीजर, मॉलिक्यूलर ग्लू, ठीक है। दिस इज मॉलिक्यूलर ग्लू। तो ये मॉलिक्यूलर ग्लू क्या करेगा? वालेकुम अस्सलाम नसरीन, वालेकुम अस्सलाम। तो ये डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ये डीएनए लाइगेज जो यहाँ पे स्टिकी एंड्स इंसुलिन के प्रोड्यूस हुए हैं और ये स्टिकी एंड्स इसके अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, तो इन दोनों को आपस में जोड़ देगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, इस तरह का डीएनए बन जाएगा, इस तरह का प्लाज्मिड बन जाएगा, ठीक है। आपस में जोड़ देगा। जो स्टिकी एंड्स होते हैं ना, वो वैसे ही एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या होगा, अब ये आपस में जुड़ जाएंगे और हमारे पास बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, और इसी को हम कहते हैं क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहते हैं हम? आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। आरडीएनए क्यों कहते हैं, आरडीएनए क्यों कहते हैं इसे हमें? आवाज नहीं आ रही क्या? एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? ये जो डीएनए हमारे पास बना है, इसे हम आरडीएनए कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? आरडीएनए। आरडीएनए क्यों कहते हैं? आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है, आरएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, सॉरी मैंने आरएनए बोल दिया। तो आरएनए डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, इस टाइप का जो डीएनए होता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन हुआ है ना, कॉम्बिनेशन, री का मतलब दोबारा और कॉम्बिनेशन, तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। एक तो इंसुलिन का जीन जो कि हमने ह्यूमन सेल से लिया, और एक इधर से बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया से लिया। तो दो डिफरेंट सोर्सेज से जो हमारे पास डीएनए आया, दिस डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया? यस उजाला, इट इज पॉसिबल, लेकिन फिर चीजें बहुत आगे ना मुश्किल हो जाती हैं। इट इज पॉसिबल, लेकिन चीजें इंटेंगल्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं बाद में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए? नून हैंग हो रहा है, अब क्या करें भाई, क्या सकते हैं हम। ओके, तो ये हमारे पास डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ओके, आप लोगों ने जो मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर का नाम सुना था ना, वो यही है, ये प्लाज्मिड मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर है। अब ये देखो हमारे इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है, ये इंसुलिन का जीन। चलें रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा जिस लोगों का अभी। तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे। कैसे? तो इसको हम ना एक कल्चर मीडियम बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड रखेंगे। क्या रखेंगे? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड की प्रेजेंस में इन प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे, और बैक्टीरिया जो है वो इन्हें, कैल्शियम क्लोराइड क्या करता है, बैक्टीरिया को ना परमिएबल बना देता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया को परमिएबल बना दिया, तो अब ये बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, और हमारे पास इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर दोबारा से प्लाज्मिड आ जाते हैं। लेकिन इस प्लाज्मिड में फर्क क्या है, इस प्लाज्मिड में ये फर्क है कि इसके पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अपना भी है। ये बात क्लियर है सब लोगों को? तो ये हमारे पास ऐसा बैक्टीरिया को हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि इसको हमने जेनेटिकली
थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ट्रांसजीनिक कर दिया। इसके बाद मैं इसको ना ग्रो करवाऊंगा, लैब में कल्चर बनाऊंगा, ग्रो करवाऊंगा। वैसे इंसुलिन के लिए तो बड़े बड़े फर्मेंटेशन वेसल्स होते हैं, ठीक है। तो बड़े बड़े फर्मेंटेशन वेसल होते हैं जिसको हम जिसके अंदर हम इस तरह करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ छोटी सी पेट्री डिश दिखाई है। पेट्री डिश में हमने ग्रोथ का मीडिया बनाया प्रॉपर अगार वाला, ठीक है। और उसके अंदर हम इस बैक्टीरिया को प्लेस कर देंगे। इस बैक्टीरिया को जब प्लेस करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब देखो हमारे पास होगा क्या। यस, ये बैक्टीरिया क्या होगा आपको पता है। हम इकोलाई यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मोस्टली। और इकोलाई हर, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, सब कुछ प्रॉपर प्रॉपर मिलता है ना, तो वो हर 20 मिनट बाद अपना नंबर डबल करता है। मतलब पहले अगर एस से एक सेल था, 20 मिनट के बाद 2 हो जाएंगे, 40 मिनट के बाद 4 हो जाएंगे, करते करते क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। 1 2, फिर क्या हो जाएगा, 4 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से क्या हो जाएगा, 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से आगे, मतलब बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियल बढ़ता जाएगा, एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिलेगा, एक्सपोनेंशियल। अब जरा देखें, अब जब बैक्टीरिया डबल होगा तो इसके अंदर हमारा प्लाज्मिड भी गया हुआ है। और आपको पता है जब भी सेल डिवीजन होती है तो हमारे पास सबसे पहले डीएनए रिप्लिकेट होता है। तो यानी कि इसके अंदर जो हमारा जीन गया है, इंसुलिन वाला जीन, वो भी डबल होगा। तो जाहिर सी बात है वो भी डबल होगा, डेफिनेटली बात है, 100% बात है। तो जैसे जैसे ये बैक्टीरिया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा डीएनए भी मल्टीप्लाई होता जाएगा जो हमने अपना दिया है इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, इस एक बैक्टीरिया की थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज बन जाएंगी। इकोलाई के बारे में बहुत फेमस है, 20 मिनट में ये रेप्लिक वो होता है। अगर इकोलाई को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दें आप, और 24 आवर्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट सब कुछ दें, ठीक है, और वहां से नाइट्रोजनियस वेस्ट जो भी निकलता है उसको प्रॉपरली रिमूव करें, तो इकोलाई 24 घंटे के अंदर इतना डिवाइड कर सकता है ना कि पूरी अर्थ की सरफेस को कवर कर सकता है, ठीक है, इतना डिवाइड कर सकता है ये, क्योंकि ये चीज एक्सपोनेंशियली बढ़ती है ना, एक्सपोनेंशियली, ठीक है। कैसे एक्सपोनेंशियली, तो ये देखेंगे, पहले 1, फिर 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ठीक है, 32 से 64, 64 से क्या हो जाएगा, 100, 64 से 128, 128 से 256, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बढ़ता रहता है। यस, इकोलाई हमारी जीआईटी ट्रैक में भी होता है और हमारे नॉर्मल स्किन का भी पार्ट होता है। जी, इट इज इशरिचिया कोलाई, यस। 256, 256 के बाद क्या होगा, 512, ऐसा ही है। तो ये देखो एक ही साइकिल, मतलब कितने टाइम में कितना डबल हो रहा है ये। और आगे ये चीज जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाएगा बैक्टीरिया और बढ़ता जाएगा, एक एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ इस तरह का कर्व, आप लोगों ने बैक्टीरिया कर्व कर्व देखा होगा, ग्रोथ कर्व, लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डिक्लाइन फेज। तो पहले एकदम बढ़ता है, फिर स्टेशनरी रहता है, फिर डिक्लाइन होता है, ठीक है। तो एकदम बढ़ने वाला फेज। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को, यहाँ तक क्लियर है गाइस, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को, एनी कंफ्यूजन? ओके। अब इंसुलिन कैसे बनेगी, दिस इज द क्वेश्चन, इंसुलिन कैसे बनेगी। तो इस कल्चर में मैंने इसको ग्रो करवाया और एक टाइम दिए मैंने, लेट सपोज 24 आवर्स दिए इसको। अब 24 आवर्स में ये बैक्टीरिया तो इतना सफिशिएंटली मल्टीप्लाई कर जाएगा कि इतना बैक्टीरिया मेरे पास हो जाएगा कि मतलब अनकाउंटेबल बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। और अब उसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है इंसुलिन। तो हम मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ऐसी चीजें यहाँ इसके अंदर डालूंगा कि ये क्या करेगा, ये इस इंसुलिन जीन को, इंसुलिन जीन से क्या होगा, इंसुलिन वाले जीन से मैसेंजर आरएनए बनेगा। और आपको पता है मैसेंजर आरएनए किसका बनेगा, इंसुलिन का बनेगा। और इंसुलिन से अल्टीमेटली प्रोटीन बनेगी, ठीक है। बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई होता है, जब वो होगा, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनेंगी, उसके बाद वो अपनी जीन एक्सप्रेशन भी तो करेगा, अपनी नॉर्मल प्रोटीन्स भी तो बनाएगा। अपनी नॉर्मल प्रोटीन जब बनाएगा तो उसके साथ साथ वो हमारी इंसुलिन, जो हमने इंसुलिन का जीन दिया ना, अब वो इंसुलिन वाली प्रोटीन भी बनाएगा, ठीक है। हमें इन बैक्टीरिया की प्रोटीन से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी प्रोटीन से मतलब है। तो हम क्या करेंगे फिर, एक जब इसके सफिशिएंट वो हो जाए नंबर, मतलब सफिशिएंट हमारे पास इंसुलिन बन जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इन सब बैक्टीरियल सेल को हम मार देंगे।
बैक्टीरियल सेल को मारने के साथ साथ हम इस सब पूरे को फिल्टर आउट करेंगे और वहां से प्योर इंसुलिन को वायल्स में फिल अप करेंगे और वही इंसुलिन एक्सट्रैक्ट करके हमने वायल में फिल की और वायल में फिल करने के बाद अब वो रेडीली अवेलेबल है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो ये पूरा का पूरा तरीका होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। इसमें देखो हमने इंसुलिन बनाया भी, यानी कि जीन एक्सप्रेशन भी हुई, जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस भी किया, इंसुलिन के जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस भी किया, और साथ साथ में हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी है, क्योंकि देखो हमने डीएनए दो सोर्सेज से लिया, और तीसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर पूरा सारा कुछ जेनेटिक्स पे चल रहा है। हम डीएनए को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, दो डिफरेंट सोर्सेज से डीएनए ले रहे हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसके साथ साथ वन थिंग मोर कि जीन हमारे पास क्या हो रहा है, ये जीन की मल्टीपल कॉपीज भी तो बनती होंगी ना, जब इतना मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये जीन क्लोनिंग का भी तरीका है। ठीक है, उजाला क्या, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे सब लोगों को ये रोल क्लियर हो गया ना कि मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोप नहीं होता, माइक्रोस्कोप नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर होता है, ये विजिबल नहीं होता कि ये पूरा प्रोसेस ऐसा होता है, हम बस अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग करते हैं कि ये ऐसा होगा। और इस तरह से हमारे पास एक इंसुलिन नहीं, इस तरह से बहुत हजारों चीजें बनती हैं। ठीक है, हाँ उजाला मतलब पढ़ने में तो इजी है, लेकिन करने में थोड़ा आसान नहीं है, करने में काफी टाइम लगता है इस पे। ठीक है, हम करने में हमें बहुत सारी कंसिडरेशन देखनी पड़ती है, बड़ा डीएनए का पार्ट नहीं लेना। ठीक है, बड़ा डीएनए का पार्ट लेंगे तो आपको पता है डीएनए एंटेंगलमेंट होती है, तो दिखने में तो सुंदर सुंदर, लेकिन काम लगता है। तो ये देखें एक्सप्रेशन सिस्टम, एक्सप्रेशन सिस्टम, ये देखो हमारे पास डीएनए कंस्ट्रक्शन, सेल ट्रांसफेक्शन, और सेल में दोबारा से प्रोटीन सेल लाइसिस, और अगेन से प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। हाँ ठीक है ठीक है, ये देखें अगेन वही चीज भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स में भी ये काम हो सकता है। ये टेक्निक हम ना बहुत सारी जगहों पे लगाते हैं भाई, आर डीएनए टेक्नोलॉजी तो भाई मतलब नेक्स्ट प्रो मैक्स लेवल की है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, कई सारे लोगों को, आप लोगों ने डोवर्फिज्म पढ़ा है ना, डोवर्फिज्म, डोवर्फिज्म में क्या होता है, डोवर्फिज्म में ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कम हो जाता है। तो जिन लोगों को ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ये प्रोटीन नेचर का होता है, इसको भी हम बना सकते हैं। ह्यूमन सेल लिया, वहां से हमने अपना डीएनए निकाला, इस डीएनए को हम क्या करेंगे, इको आर1 के साथ ट्रीट कर देंगे, तो ये देखो हमारे पास स्टिकी एंड्स आ जाएंगे इसके अंदर। सिमिलरली बैक्टीरिया से हमने प्लाज्मिड लिया, जो कि मॉलिक्यूलर कैरियर और वेक्टर के तौर पे काम करेगा, और उसके उससे हमने क्या किया, उससे हमारे पास सेम इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर1 के साथ ट्रीट किया, तो हमारे पास देखो यही स्टिकी एंड्स डेवलप हो गए। अब इन दोनों को मैं प्लास में लेके आऊंगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ये आपस में देखो जुड़ जाएंगे, ये देखें, और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा मेरे पास, डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज। इसको दोबारा मैं कहाँ डाल दूंगा, बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर दूंगा, विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, तो यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी बैक्टीरिया के अंदर, और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अब इसको मैं मीडिया, प्रॉपर मीडिया प्रोवाइड करूंगा, अब ये डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा सारा कुछ, और हमारे पास अल्टीमेटली उससे रिलेटेड प्रोटीन बनेगा। ठीक है, उस प्रोटीन को फिर एंड पे मैं प्योरीफाई कर लूंगा, तो मेरे पास ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रोथ हार्मोन भी बना सकते हैं हम। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इको आर1 का क्या काम है, डीएनए लाइगेज का काम यहाँ पे होगा, वो काम क्लियर होगा होप सो। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का रोल क्या होगा कि वो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? क्रिस्टल क्लियर, ओके। किसी को कंफ्यूजन कोई? ये देखें अगेन से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, तो ये देखो सेल लिया, सेल में से वही डीएनए निकाला, डीएनए को इको आर वन से ट्रीट किया, वही स्टिकी एंड्स वाले डीएनए वो बन गया। सिमिलरली बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया में से हमने प्लाज्मिड को निकाल दिया, प्लाज्मिड को भी सेम उसी बैक्टीरिया से ट्रीट किया, देखो उसके अंदर भी वही स्टिकी एंड्स डेवलप हुए। दोनों को किसके प्रेजेंस में प्लेस किया, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज ने इनको जोड़ दिया आपस में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए दोबारा से इंसर्ट किया बैक्टीरिया के अंदर, और अल्टीमेटली बैक्टीरिया हमारे पास प्रोटीन बना देगा। ठीक है, तो यहाँ तक सब लोगों को क्लियर है? ये जीन को क्लोनिंग करने का भी तरीका है, मतलब जीन की बहुत सारी कॉपी बनाने का। अगर आपको प्रोटीन नहीं चाहिए ना, अगर लेट सपोज आपको प्रोटीन नहीं चाहिए, तो इस स्टेज पे आके आप क्या कर सकते हैं, आप देखो इसको एक्सप्रेशन वाले सिस्टम में ना लगा के आप इधर से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट
ये जैसे जैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, बस उसमें से फिर प्लाज्मिड निकालें, प्लाज्मिड में से अपना डीएनए निकाल लें, तो उसकी बहुत सारी कॉपीज आ जाएंगी। लेकिन यूजुअली जब हमें कॉपीज चाहिए होती हैं तो हम एक और प्रोसेस करते हैं, हम इस प्रोसेस को नहीं करते। इस प्रोसेस को यूजुअली एक्सप्रेशन के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, यानी प्रोटीन बनाने के लिए। वो प्रोसेस हम कल पढ़ेंगे, पीसीआर आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पीसीआर को जरा कल देख के आइएगा, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कल देख के आइएगा। आप लोगों को एक, मैं आप लोगों से एक टेस्ट से लूंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, क्या रोल है मॉलिक्यूलर ग्लू का, क्या काम है एक्सप्रेशन सिस्टम का। ठीक है, यहाँ पे एक दो चीजें रहती हैं कि कुछ हमारे पास इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे एएमपी लिखा हुआ है, जैसे टेट लिखा हुआ है, दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये चीजें इंशाल्लाह कल समझाऊंगा मैं। ठीक है, और कल मैं पीसीआर के बारे में पढ़ाऊंगा, तो पीसीआर को जरा सब लोग गो थ्रू करके आना। एनी कंफ्यूजन अप टू दिस गाइस? कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? ओके, ओके, चलिए, होप सो यहाँ तक सब लोगों को समझ आ गया होगा। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय।